हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुनील कमलापुरी। वेलकम्स टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। और आज के डेट में हम लोग देखने जा रहे हैं इंग्लिश ट्यूटोरियल का इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्ब से, और जो कि विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसमें देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, और उसके साथ साथ में ही इसके संपूर्ण टॉपिक्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वर्ब टॉपिक को। तो सबसे पहले इसके हम लोग इंट्रोडक्शन को देख ले रहे हैं, इसका परिचय जान ले रहे हैं कि व्हाट इज वर्ब। ठीक है ना। इसके पहले इंट्रोडक्शन को हम लोग जानेंगे कि वर्ब होता क्या है। तो वर्ब इज ए वर्ड, वर्ब इज अ वर्ड which shows action, possession और being। क्लियर हो गया। यानी जो वर्ब होता है वो एक्शन को दिखाता है या पोसेशन को बताता है या उस अवस्था को दर्शाता है। क्लियर हो गया। तो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब का। अब आइए जानते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में। काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में, काइंड्स ऑफ वर्ब देखेंगे कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, सामान्यतः बात करें तो बताया जाता है कि जो वर्ब होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, इसी का एक दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। क्या नाम है दोस्तों? ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर है? ऑक्सिलरी वर्ब। आगे दूसरा है मेन वर्ब। मेन वर्ब, इसी को केवल वर्ब के नाम से भी जानते हैं। क्लियर रहेगा। तो वर्ब क्या है? एक एक्शन है या एक पोजीशन है या एक अवस्था है, बीइंग है। क्लियर हो गया। और ये दो प्रकार का है, एक ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और एक मेन वर्ब यानी वर्ब हो गया। क्लियर हो गया ना। अब आइए देखते हैं इसमें काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। क्या देखेंगे दोस्तों? काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। इस चीज को हम लोग देख ले रहे हैं, काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब को। देखिए, जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सा? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर हो गया। पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी। क्लियर है ना। और जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है दोस्तों, प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है उसमें तीन ग्रुप हैं। कौन कौन से हैं? इसके अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत में आ जाएगा सबसे पहला बी ग्रुप। दूसरा है हैव ग्रुप और तीसरा है डू ग्रुप। तो बी ये फर्स्ट हो गया, हैव सेकंड हो गया और डू थर्ड हो गया। क्लियर हो गया। अब बी के अंतर्गत में क्या क्या आते हैं? बी के अंतर्गत में देख ले रहे हैं। बी के अंतर्गत में दोस्तों आते हैं इज, एम, आर, वाज एंड वर। क्लियर हो गया। ये किसके अंतर्गत में आ रहे हैं? बी के अंतर्गत में। अगला हम लोग जानने जा रहे हैं हैव के अंतर्गत में। हैव के अंतर्गत में आते हैं हैज,
हैव और हैड। क्लियर हो गया। हैव के अंतर्गत में आता है हैज, हैव और हैड। क्लियर। आगे डू ग्रुप के अंतर्गत में कौन आते हैं? पहला तो डू है ही, दूसरा है डज, दूसरा क्या है दोस्तों? डज, और तीसरा है डिड। क्लियर हो गया। तो 3 ग्रुप हैं किसके अंतर्गत में? प्राइमरी के अंतर्गत में। पहला है बी, दूसरा है हैव, तीसरा है डू। बी के अंतर्गत में इज, एम, आर, वाज और वर है। हैव के अंतर्गत में हैज, हैव, हैड है। डू के अंतर्गत में डू, डज और डिड है। अगला आता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसके अंतर्गत में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, इसको भी देख ले रहे हैं। इसके अंतर्गत में क्या क्या आएगा? इसके अंतर्गत में देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आता है कैन। क्लियर। फिर इसके बाद में आता है कुड, कुड। इसके नेक्स्ट बाद में आता है शैल। क्लियर। फिर इसके बाद में आता है शुड, शुड। फिर नेक्स्ट आता है मे। फिर आता है माइट। क्लियर। अगला आता है विल। फिर आता है वुड। फिर आता है मस्ट। फिर नीड। फिर इसके बाद डेयर, यूज टू, यूज टू और ऑट टू। इतने आ जाते हैं दोस्तों किसके अंतर्गत में? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत में। क्लियर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या जाना? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत में वी, हैव और डू, ये 3 ग्रुप हैं, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सारे इन ग्रुपों के अंतर्गत में। मॉडल्स में क्या क्या आता है? कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू, ये सारे किसके अंतर्गत में आ गए? मॉडल्स के अंतर्गत में। क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ मेन वर्ब। काइंड्स ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब के प्रकार को देख ले रहे हैं। देखिए जो मेन वर्ब होता है दोस्तों, वो होता है 7 प्रकार का, यानी देयर आर 7 काइंड्स ऑफ मेन वर्ब। क्लियर। जो मेन वर्ब है वो 7 प्रकार का है। अब 7 प्रकार के कौन कौन से हैं उसको देख ले रहे हैं 1 बाय 1 करके। पहला है रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब। दूसरा है हमारा इरेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। तीसरा हमारा है ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब। नेक्स्ट 4 नंबर पे है इंट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। 5th नंबर पे है, 5th नंबर पे लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट 6th नंबर पे हमारा है फिनिट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। और नेक्स्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर हो गया।
तो ये 7 प्रकार के मेन वर्ब होते हैं। पहला है रेगुलर वर्ब, दूसरा है इरेगुलर वर्ब, तीसरा है ट्रांजिटिव वर्ब, चौथा है इनट्रांजिटिव वर्ब, पांचवा है लिंकिंग वर्ब, छठा है फिनाइट वर्ब और सातवां है नॉन फिनाइट वर्ब। क्लियर? चलिए आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखने की कोशिश करते हैं। कुछ रूल्स को हम लोग देख लेते हैं इसमें। चलिए अब थोड़ा सा रूल्स देख ले रहे हैं। रूल क्या कहता है देखिए, इसमें रूल यह है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और किसी एक वस्तु का बोध कराते हों तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ये ध्यान में रखना है। क्लियर है ना? यानी जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे, किससे? एंड के माध्यम से जुड़े हों, जैसे राम एंड श्याम। ठीक है ना? तो राम और श्याम ये दोनों सिंगुलर हैं, तो एंड के साथ जुड़े होते हैं, तो किसी एक वस्तु का बोध कराते हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हो। और यदि ये अलग अलग वस्तुओं का बोध कराते हैं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है ना? अब देखिए कुछ एग्जांपल्स को समझ लेते हैं। ठीक है ना? यानी हमने क्या जाना इसमें कि जब एंड के साथ में जुड़े हों, ठीक है ना, के साथ ऐड हो, जुड़े हो, ठीक है ना, या लिंक हो, और क्या हो, अलग अलग रूपों में या अलग अलग वस्तुओं के रूप में बोध न कराते हो, या अलग अलग वस्तुओं का बोध न कराते हो। ठीक है ना? अलग अलग वस्तुओं का बोध ना कराएं। ठीक है ना? तो ये कैसे रहेंगे? सिंगुलर फॉर्मेट में इस्तेमाल होगा वर्ब उसमें, और जैसे ही अलग अलग वस्तुओं की स्थिति हो जाएगी, ठीक है ना, अलग अलग वस्तुओं की स्थिति हो जाएगी तो वहाँ प्लूरल फाउंड हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे है राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड। फुल स्टॉप। देखिए इसमें राइस और करी दो अलग अलग वस्तुएं हैं, एंड के साथ में जुड़ी हुई हैं। ठीक है ना? और लेकिन जो इनका उद्देश्य है, जो बोध करवा रही है, एक ही विषय में बोध करवा रही है कि ये फेवरेट डिश है, ये फेवरेट फूड है। तो इस वजह से इनको जो हम लोग रखेंगे वो किस फॉर्मेट में रखेंगे? सिंगुलर फॉर्मेट में रखेंगे। क्लियर? चलिए अगला दूसरा देख ले रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी से संबंधित। जैसे मान लेते हैं राइस एंड करी आर अवेलेबल in this होटल। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब राइस और करी को अलग अलग दर्शाया गया, ठीक है ना, तो इसको आर के फॉर्मेट यानी प्लूरल नंबर में इस्तेमाल किया गया, यानी इसके साथ जो वर्ब एग्रीमेंट किया गया वो प्लूरल फॉर्मेट में इस्तेमाल किया गया। क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रूल नंबर सेकंड देखते हैं। इसमें कौन सा देखते हैं दोस्तों? रूल सेकंड। ठीक है ना? अब रूल सेकंड को देखते हैं। इसमें रूल सेकंड क्या कहता है कि जब दो सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउंस एज वेल एज टुगेदर विद अलॉन्ग विद नथिंग बट एक्सेप्ट बिसाइड्स
आदि कंजक्शन से जुड़े हों तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है ना। यानी दो सब्जेक्ट अगर एज वेल एज, ठीक है ना, यानी जो दो सब्जेक्ट हैं वो सपोज दैट एज वेल एज, जैसे राम एज वेल एज श्याम, इस तरीके से लिखा गया हो, या टुगेदर, टुगेदर, ठीक है, या विद, या फिर along with, along with, या फिर जैसे मान लेते हैं nothing but, या स्पेक्ट मान लेते हैं सपोज दैट इजेक्ट, या बिसाइड्स, बिसाइड। ये सब कैसे सेंटेंस हैं या कैसे वर्ड हैं, इनके साथ में ध्यान रखना कि जब दो सब्जेक्ट आता है, ठीक है ना, या दो नाउन जुड़ा रहता है, तो इसमें हमेशा जो वर्ब लगता है वो दोस्तों फर्स्ट वाले नाउन को, नाउन या प्रोनाउन को ध्यान में रखकर प्रयोग किया जाता है। क्लियर? यानी जैसे मान लेते हैं कोई एक सेंटेंस है, कुछ एग्जाम्पल को भी देखते हैं और एग्जाम्पल को देखते हुए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसमें। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल बताया गया, सपोज दैट मान लेते हैं मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जॉन, सपोज दैट ले लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं जॉन जैसे जॉन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू मार्केट। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला पॉइंट है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर एज वेल एज आ गया और इसके साथ में उसके मित्र जुड़े हुए हैं, यानी दो नाउन है यहाँ पे, ठीक है ना, या एक प्रोनाउन के साथ में जुड़ रहा है। तो यहाँ पर जब एज वेल एज के साथ में ये चीज़ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे जो वर्ब एग्रीमेंट होगा, यानी जो वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा वो सिंगुलर नंबर का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जो जॉन है वो सिंगुलर नंबर का है और इसमें रूल है कि हमें पहले वाले नाउन के अनुसार या पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब एग्रीमेंट करना होता है, यानी वर्ब का प्रयोग करना होता है। क्लियर रहेगा? चलिए, लेकिन इसमें एक कंडीशन और है दोस्तों, ठीक है ना, थोड़ा सा नोट रखिएगा, नोट करके ध्यान में रखिएगा। नोट में क्या याद रखिएगा कि जब, या अगले रूल में लिख लीजिए, चलिए रूल में लिख लेते हैं तो थोड़ा सा बेटर पड़ेगा, रूल में करके लिख लेते हैं, रूल नंबर 3 मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ तो पता चल गया, जब बिसाइड्स, नथिंग बट, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन सभी के साथ में अगर दो नाउन इस्तेमाल हुए हैं तो पहले वाले नाउन को हम लोग ध्यान दें, यानी पहले सब्जेक्ट को ध्यान देना है या प्रोनाउन को ध्यान देना है, ध्यान में रखिएगा इसको। आगे यदि मान लेते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो दो सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? 2 सब्जेक्ट। क्लियर है ना? 2 सब्जेक्ट्स हैं और इसमें वो किसके साथ में जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए हैं वो नाइदर के साथ में, ठीक है ना, या फिर नॉर के साथ में, यानी नाइदर नॉर के साथ में, आइदर आर हो, आइदर और के साथ में जुड़े हो,
या फिर नन बट के साथ में जुड़े हों, नन बट के साथ में जुड़े हों, नॉट ओनली के साथ में जुड़े हों, नॉट ओनली के साथ में जुड़े हों, या इसी में बट आल्सो के साथ में जुड़े हों, बट आल्सो के साथ में जुड़े हों, अथवा आर के साथ में जुड़े हों, ठीक है ना, आर के साथ में जुड़े हों। तो जो इसमें रूल है दोस्तों वो क्या कहता है, इसमें क्या होगा, इसमें जो वर्ब का प्रयोग होगा, यानी एक्चुअली वर्ब का जो प्रयोग होगा का प्रयोग सेकेंड सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ध्यान में रखिएगा इसको। यानी अगर मान लेते हैं कि दो सब्जेक्ट हमारे नाइदर नॉर, आइदर आर, या नन बट, या नॉट ओनली बट आल्सो, या आर के साथ में जुड़े हों, तो इसमें जो वर्ब का प्रयोग किया जाएगा वो सेकंड सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है ना। लेकिन अगर दो सब्जेक्ट हमारे एज वेल एज, टुगेदर, विद, अलॉन्ग विद, नथिंग बट, एक्सपेक्ट या बिसाइड्स, इन सभी से जुड़े होते हैं, तो इसमें पहले सब्जेक्ट को हम लोग ध्यान में रख करके, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट को ध्यान या फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन को ध्यान में रख करके करते हैं। क्लियर हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं, अगले रूल को इसमें देखते हैं। चलिए अगले रूल को देखते हैं, रूल नंबर शायद 4 होगा। चलिए रूल नंबर 4 को देखते हैं। ये थोड़ा सा पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा कि इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। क्लियर है। लेकिन यही थोड़ा सा और ध्यान रखना एक पॉइंट, लेकिन दियर के साथ जब उसके बाद वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और जब प्लुरल होगा तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्लियर है ना। प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं इट के साथ में देखते हैं, इट इज रेनिंग हैविली, क्लियर। तो यहां पर इट के साथ में क्या प्रयोग किया गया दोस्तों? इज का प्रयोग किया गया। किसका? इज का प्रयोग किया गया। क्लियर है। और दियर के साथ भी देख ले रहे हैं, दियर के साथ देखते हैं। जैसे दियर इज अ बुक ऑन दी टेबल। क्लियर। तो यहाँ पर दियर के साथ जब सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट आया तो इस वजह से यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया गया वो कैसा इस्तेमाल किया गया? सिंगुलर नंबर का।
चलिए थर्ड देख ले रहे हैं। थर्ड में जैसे मान लेते हैं इसके पश्चात में प्लूरल सब्जेक्ट आता है, जैसे देयर आर 5, कुछ भी मान लेते हैं, जैसे बुक्स ऑन द टेबल। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे आर का प्रयोग किया गया। क्लियर है ना। तो यानी देयर का जो कंडीशन बताता है वो ये सब्जेक्ट तय करता है। यानी अगर ये सिंगुलर का है तो यहाँ पर सिंगुलर इस्तेमाल होगा वर्ब, और अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल इस्तेमाल होगा। क्लियर हो गया। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट रूल को देखते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। चलिए रूल नंबर देख लेते हैं 5 को। रूल 5 देखने जा रहे हैं। चलिए रूल 5 देख लेते हैं। रूल 5 क्या कह रहा है दोस्तों, यदि मान लेते हैं कि किसी सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया है किसका, जैसे मान लेते हैं इस्तेमाल किया गया है ईच का, या आइदर का, या फिर नाइदर का, या एवरीबॉडी का, एवरीबॉडी का, या समबडी का, या नोबडी का, या एनीबडी का, एनीबडी का, एवरीवन का, या समवन का, एनीवन का, या नोवन का, या फिर वन का प्रयोग किया गया हो, या फिर नन का प्रयोग किया गया हो, या फिर एवरीथिंग का प्रयोग किया गया हो, एवरीथिंग का प्रयोग किया गया हो, या समथिंग का प्रयोग किया गया हो, समथिंग का प्रयोग किया गया हो, या एनीथिंग का प्रयोग किया गया हो, एनीथिंग का प्रयोग किया गया हो, या नथिंग का प्रयोग किया गया हो, नथिंग का प्रयोग किया गया। यानी किसी भी सेंटेंस में ध्यान रखना दोस्तों कि इस तरीके के वर्ड यूज किए गए हैं, ईच, आइदर, नाइदर, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, वन, नन, एवरीथिंग, समथिंग्स, एनीथिंग, नथिंग। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें हमेशा सिंगुलर नंबर के वर्ब के प्रयोग किए जाएंगे। क्लियर है ना, ये ध्यान में रखना। यानी सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर नंबर का हो या प्लूरल नंबर का हो, जो वर्ब एग्रीमेंट होगा वो हमेशा सिंगुलर नंबर का होगा। जैसे मान लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल भी देख ले रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। जैसे मान लेते हैं नोबडी इज परफेक्ट, जैसे एग्जाम्पल हो गया नोबडी इज परफेक्ट, ठीक है ना। तो इसमें देखिए नोबडी का इस्तेमाल किया गया, तो इसके साथ में क्या इस्तेमाल किया गया, इज का प्रयोग किया गया, ठीक है ना। या एक एग्जाम्पल और देख ले रहे हैं, जैसे ईच ऑफ दीज बॉयज इज ऑनेस्ट, ईच ऑफ दीज बॉयज इज ऑनेस्ट। तो यहाँ पर देखते हैं दीज बॉयज नाम के सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसके साथ में जो वर्ब एग्रीमेंट हुआ वो किसका हुआ है, सिंगुलर नंबर का हुआ है। तो इससे कंफर्म हो गया होगा आप लोगों को दोस्तों कि जितने भी ये वर्ड लिखे गए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो इनको क्या करिएगा, बिल्कुल याद करके रख लीजिएगा कि इनके साथ में जो वर्ब एग्रीमेंट बनेगा वो सिंगुलर नंबर के वर्ब का एग्रीमेंट होगा। क्लियर है ना, यानी सिंगुलर नंबर के वर्ब को रखना पड़ेगा। ऐसे सेंटेंस जाते हैं, ठीक है ना। और इसमें एरर फाइंड आउट करने के लिए आ जाता है या फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए आ जाता है, तो उसमें खास करके ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल याद करके रखिएगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट के अंदाज में हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पोजीशन की तरफ। अगला रूल है दोस्तों, यदि ऑल, ऑल ऑफ, सम ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, पेनल्टी ऑफ, द रेस्ट ऑफ, द परसेंट ऑफ, हाफ ऑफ द थर्ड ऑफ, वन फोर्थ ऑफ आदि शब्द आता है और उसके बाद में क्या आता है, यदि जो है उसके बाद में काउंटेबल नाउन आता है, यानी जिसकी गणना की जा सकती है, तो जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो प्लूरल होगा। क्लियर है ना। और यदि अनकाउंटेबल आता है तो उसके साथ में जो वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा वो सिंगुलर इस्तेमाल किया जाएगा, यानी जिनकी गणना की जा सकती है। इसके बाद में क्या क्या वर्ड है ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आल है, आल ऑफ है, ठीक है ना, जैसे आल ऑफ देम बोला जाता है, आल ऑफ है, या सम है, शम है, ठीक है ना, या शम ऑफ है, शम ऑफ है, a lot ऑफ है। यही सारे वर्ड ऐसे हैं, ठीक है ना, कि जिनके साथ में हमेशा अगर इसके बाद में काउंटेबल नाउन आया, काउंटेबल नाउन आएगा तो इसके साथ में हम लोग कौन सा वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल, ठीक है ना, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा प्लूरल फॉर्म में। और यदि अनकाउंटेबल आता है, ठीक है ना, अनकाउंटेबल नाउन आता है तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे सपोज दैट कि ऑल द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली आर इनवाइटेड। जैसे ऑल द member of my family are invited, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आर का इस्तेमाल किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि यहाँ आल के बाद में द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली इस्तेमाल किया गया और फैमिली मेंबर्स यानी पर्सन है और पर्सन को हम लोग काउंट कर सकते हैं। क्लियर है ना, तो ये काउंटेबल नाउन हो जाएगा। इस वजह से जो इसके साथ में वर्ब एग्रीमेंट किया गया वो किसका किया गया है दोस्तों, वो प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया गया। क्लियर है ना। एक एग्जाम्पल और देख ले रहे हैं, जैसे ऑल द स्टूडेंट या ऑल ऑफ द स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, ठीक है ना। all of the students are very intelligent, ठीक है ना, very intelligent। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आर का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्योंकि स्टूडेंट है और स्टूडेंट काउंटेबल नाउन के अंतर्गत में आते हैं, यानी इनकी काउंटिंग की जा सकती है। क्लियर है ना। चलिए तो इस तरीके से हमने वर्ब के बारे में सीखा है। कुछ एग्रीमेंट्स को वर्ब के अलग सेक्शन में हम दोबारा मिलेंगे, जिसमें तमाम सारे प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।